गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल चैप्टर करेंगे। ठीक है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th में ये चैप्टर रिपीट होनी है। सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला कंसेप्ट है इसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर। दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। दो फिगर भी हो सकती हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? अगर वो एक दूसरे के कॉपी हों, एग्जैक्ट कॉपी हों, यानी इनका शेप और साइज दोनों सेम हो। ठीक है, देयर शेप एंड साइज आर सेम। शेप जैसे मतलब एक अगर ट्रायंगुलर है तो दूसरे का शेप भी ट्रायंगुलर होना चाहिए। और फिर जो पहले वाली की जो साइज है उसके साइड्स की लेंथ कितनी है, उतनी ही साइज दूसरे वाले की लेंथ, दूसरे वाले ट्रायंगल की साइज होनी चाहिए। समझ आ रहा है? एक तो शेप सेम होना चाहिए और दूसरा साइज सेम होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की कॉपी हो जाए बिल्कुल। यानी एक को अगर हम दूसरे के ऊपर रख दें तो फिर नीचे वाला जो है वो हमें दिखे ना। जब इस तरह के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उस दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। फिगर होंगे तो फिगर्स बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, शेप्स होंगे तो शेप्स बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको? इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। यहाँ पे एक सिंबल दिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इस सिंबल से कॉन्ग्रुएंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको? गुड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये है कि शीट्स ऑफ सेम लेटर पैड। जो लेटर पैड होता है जिसमें लेटर लिखा जाता है, उसकी जो शीट्स हैं वो कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की कॉपी हैं। जितनी साइज है पहली शीट की उतनी ही साइज है दूसरी शीट की भी। और एक साइज अगर रेक्टेंगुलर है तो दूसरी साइज भी रेक्टेंगुलर, दूसरी शीट भी रेक्टेंगुलर ही है ना? मतलब दोनों का शेप सेम है। शेप दोनों का कैसा है? रेक्टेंगल। शेप सेम है और दोनों की साइज सेम है। शेप और साइज सेम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। आपने देखा होगा कि ये एक दूसरे की कॉपी भी हैं। मतलब हम जब एक पेज पे लिख रहे होते हैं तो उसके पीछे कौन सा पेज है वो हमें दिख नहीं रहा होता है, वो कवर्ड होता है पूरी तरह से। यानी कि एक फिगर जो है दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले तभी उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा ये बिस्किट इन द सेम पैकेट। एक ही पैकेट में जो बिस्किट्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका शेप और साइज सेम होता है, वो एक दूसरे की कॉपी होती हैं। ठीक है, सारे बिस्किट एक जैसे ही बने होते हैं। 2 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं सेम ईयर में जो बन रहे हैं। ठीक है, अलग अलग ईयर का ले लोगे तो एक कॉइन छोटा आता है और एक कॉइन बड़ा आता है, तो उसमें साइज डिफरेंट भी हो जाएगा। लेकिन जो सेम एक ही साल में जितने भी सिक्के बनते हैं 1 रुपीज़ के, उनका साइज सेम होता है। ठीक है, तो 2 1 रुपये के कॉइन ले लो, कोई भी कॉइन ले लो सेम ईयर में जो बन रहे हैं, तो वो सारे कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं, दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इसलिए कैसे फिगर्स होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। शेप से मतलब ये है कि वो ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, किस तरह का उसका शेप है। और साइज मतलब क्या है कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है, इसको हम साइज बोलते हैं। तो शेप और साइज जब दोनों सेम होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसका सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जब वो एक दूसरे को कवर कर ले, एक दूसरे की कॉपी हो, एग्जैक्ट कॉपी हो। ठीक है, एक को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो जो नीचे वाला है ऑब्जेक्ट है वो दिखे ना, तो फिर उसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। इफ 2 लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ, सेम मतलब इक्वल, हैव द सेम लेंथ, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। 2 लाइन सेगमेंट है, उनकी लेंथ अगर सेम होगी तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और दूसरी लाइन सेगमेंट सी डी है। इन दोनों की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, इसलिए ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। दिख रहा है आपको? यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, दिख रहा है? इस तरह से आपको लिखना है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है, बीच में ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया गया है। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यू हैव टू यूज दिस। ए बी
कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ऐसे लिखा जाता है। नहीं तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी। लैंग्वेज नहीं लिखना चाहें तो हम ये सिंबल लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है। चलिए, तो इसमें ए बी कॉन्ग्रेंट टू सी डी आ गया। क्यों है ये ए बी और सी डी कॉन्ग्रेंट? क्योंकि इनकी लेंथ सेम है। दो लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ इक्वल होती हैं वो कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम मेजर। अगर उनकी मेजरमेंट सेम हो, एंगल की मेजरमेंट जो है अगर सेम है तो फिर उन एंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट एंगल्स बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि एंगल बी, इसकी मेजरमेंट भी 60 डिग्री है, और एंगल क्यू, इसकी मेजरमेंट भी 60 डिग्री है। देयरफॉर एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू। यू हैव टू राइट लाइक दिस, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू। समझ आ रहा है? ये दोनों क्यों कॉन्ग्रेंट हैं? क्योंकि इनकी मेजरमेंट सेम है, ठीक है बेटा। लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंट होंगी? जब उसकी लेंथ सेम होंगी। एंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगी? जब उनकी मेजरमेंट सेम होंगी। जितना एंगल, जितनी डिग्री एंगल पहले एंगल में बना है उतनी डिग्री का ही एंगल दूसरे में ही हो, ठीक है। दोनों की मेजरमेंट सेम हो। अगर मेजरमेंट सेम है तो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर। ये तो हमने अभी देखा ही है डेफिनेशन में। अगर वो एक दूसरे की कॉपी हैं, दैट इज दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, यानी एक ट्रायंगल दूसरे को कवर कर ले बिल्कुल अच्छी तरह से। और वी कैन से डेट देयर शेप एंड साइज आर सेम, शेप और साइज सेम हो, यानी सारे एंगल उसके सेम हो और सारे साइड की लेंथ सेम हो, तभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कहलाती हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होनी चाहिए। कॉन्ग्रेंट एंगल कब होंगी? जब उनकी मेजरमेंट सेम होंगी। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कब होंगी? जब उसके तीनों एंगल इक्वल हों और तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं देन ए बी इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पे आपको सिंगल दिख रहा है, सिंगल लाइन बना हुआ है ए बी और पी क्यू पे। तो ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। ए सी और पी आर इक्वल हैं, आपको दिख रहा है ए सी पे डबल लाइन बना है, पी आर पे भी डबल लाइन बना है, तो इसका मतलब ये है ए सी और पी आर बराबर है। इस तरह से बी सी और क्यू आर ये दोनों सेम हो जाएंगे। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ये कंडीशन कब होगा? जब दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी, ठीक है। इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें पहले से हैं ट्रायंगल में कि एंगल ए पी के बराबर हो, बी क्यू के बराबर हो और सी आर के बराबर हो, और ए बी पी क्यू के बराबर हो, ए सी पी आर के बराबर हो और बी सी क्यू आर के बराबर हो, यानी तीनों साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हो, और एक ट्रायंगल की तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल की तीनों एंगल के बराबर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। समझ आ रहा है? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो फिर उसके साइड्स और एंगल इक्वल होंगी, और अगर सारी साइड्स और सारे एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल है? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी, और अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसको ट्रायंगल ए बी सी लिखा जाए, इसको हम ट्रायंगल ए बी सी लिख दें, चाहे हम ट्रायंगल बी सी ए लिख दें, चाहे ट्रायंगल हम सी ए बी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको कॉन्ग्रेंस में लिखना चाहें तो कॉन्ग्रेंस में फ़र्क पड़ता है। कॉन्ग्रेंस में अगर हमने लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के बराबर है, एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के बराबर है, और ए बी साइड की लेंथ पी क्यू के बराबर है, बी सी साइड की लेंथ क्यू आर के बराबर है, और ए सी साइड की लेंथ पी आर के बराबर है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग से ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सा हुआ? पी क्यू। बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्यू आर है, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पी आर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सेम होता है, ये ध्यान रखना है। एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा होगा? एंगल पी,
अब मान लो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR, तो ये सही होगा गलत होगा? ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि एंगल B किसके बराबर है? एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? एंगल B इक्वल टू एंगल P, जो कि गलत है। एंगल B किसके बराबर है? एंगल Q के। इसलिए इस चीज़ को हम ये नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ये नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है? तो जब भी कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, ABC और PQR के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम है तो ABC PQR लिखेंगे, BCA और PQR का सेम है तो BCA और PQR लिखेंगे। जिसका भी सेम हुआ वही लिखना है। ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है, ये विशेष है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ABC और PQR कॉन्ग्रेंट है और ABC की जगह आपने BCA लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम नहीं हो रहा है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P आ रहा है, जबकि एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B और एंगल P इक्वल नहीं है। एंगल B किसके बराबर है? एंगल Q के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी सब इजी है, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 7.1 कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको आप फेयर कॉपी में लिख लेना कंसेप्ट्स को। ठीक है, और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो कमेंट में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।